8 अप्रैल 2017 दिन शनिवार करीब रात के 11:30 बजे नंदनकोडु गिरला के बेस कंपाउंड में रह रहे पड़ोसी को बहुत गंदी जलने की बू आती है। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उनकी सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में भयंकर आग लगी होती है। ये अपार्टमेंट डॉक्टर जिन पद्मा और राजा थंकम का होता है। घर से बेइंतहा धुआं निकलता देख फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही देरी में वहां पहुंच जाती है और इस बंगले के अंदर जाकर आग बुझाना शुरू करती है। थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। जब फायर फाइटर अंदर जाकर ठीक से देखते हैं तो उन्हें मिलती है 5 डेड बॉडीज और कुछ बॉडीज को तो किसी धारदार चीज से काटा भी गया था। ये अपार्टमेंट केरल के चीफ मिनिस्टर के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर था और इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में किसी ने पूरे परिवार को मारकर जला दिया और किसी को इसकी भनक तक न हो सकी। देखते ही देखते ये खबर हर जगह फैल गई। बिना समय गंवाए पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और सभी बॉडी को टेस्ट के लिए लैब में भेज देती है और वहां मौजूद सभी से पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि इस घर में 5 मेंबर रहते थे। 60 साल के मिस्टर राजा जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ डॉक्टर जिन पद्मा जो एक कार्डियोलॉजिस्ट थी, उनका 29 साल का बेटा केडल जेनसन राजा जो एक गेम डेवलपर था और इनकी 25 साल की बेटी जो MBBS कंप्लीट कर डॉक्टर बनने वाली थी। इनके साथ इनकी एक बूढ़ी रिलेटिव ललिता भी रहती थी जो काफी ज्यादा बीमार थी। इनकी फैमिली काफी डिसेंट थी, ना तो किसी से दुश्मनी और ना ही पैसों का घमंड। इसलिए पुलिस और सभी को ये लग रहा था कि घर में लूट कर किसी ने पूरे परिवार का ही कत्ल कर दिया है। पुलिस को ये एक नॉर्मल केस लग रहा था, लेकिन जब लैब की रिपोर्ट आती है तो पुलिस चौंक जाती है क्योंकि लैब की रिपोर्ट के आधार पर FSL की टीम बताती है कि पुलिस ने जो 5 डेड बॉडीज को लैब में भेजा था उनमें से एक रियलिस्टिक चाइनीज पुतला था और बाकी की 4 बॉडीज आग में जलने से नहीं बल्कि किसी धारदार बाहरी चीज से सर पर वार करने से उनकी डेथ हुई थी और इनको मरे हुए 3 दिन से ज्यादा बीत गए थे, जिस वजह से इनकी बॉडी में कीड़े तक पड़ चुके थे। अब पुलिस के लिए साफ हो गया था कि घर का एक मेंबर अभी भी मिस है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि घर का बड़ा बेटा केडल जेनसन राजा था और हाईली पॉसिबिलिटीज थी कि उसने ये पुतला पुलिस को गुमराह करने के लिए रखा था। साथ ही पुलिस को इस बात का भी डर था जिसे वो क्रिमिनल समझ रहे हैं उसे किसी ने किडनैप कर पूरे परिवार को मार दिया हो। लेकिन इन सब बातों का जवाब पुलिस को सिर्फ केडल से ही मिल सकता था। हर जगह केडल के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पुलिस खुद भी 10 टीम बनाकर केडल को खोजने में लग जाती है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एवरीवेयर चप्पे चप्पे पर पुलिस केडल को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था जिससे वो केडल तक पहुंच सके। तभी पुलिस की एक टीम केडल को रेलवे स्टेशन पर पकड़ लेती है। ना तो केडल ने भागने की कोशिश करी और ना ही उसे किसी भी बात का दुख था। वो तो पुलिस के साथ मुस्कुराता हुआ ऐसे चल दिया जैसे मानो उसने कुछ किया ही ना हो। उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर पुलिस को बहुत अजीब लग रहा था। जब पुलिस ने केडल से उसके फैमिली के मर्डर के बारे में पूछा तो उसने तुरंत कन्फेस कर लिया कि उसने अपनी फैमिली को मारा और मारकर सारे घर में आग लगा दी। लेकिन अब जो केडल बताता है वहां मौजूद सभी शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। केडल का बोला हुआ एक एक शब्द सिर्फ कबूलनामा नहीं बल्कि हैवानियत की ऐसी दास्तान है जो ये दिखाती है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। माय नेम इज क्यान एंड यू आर वॉचिंग द केस ऑफ केडल जेनसन राजा। केडल जेनसन का जन्म 8 जुलाई 1980 में नंदनकोडु के एक रिच फैमिली में हुआ था। पिता प्रोफेसर और माँ डॉक्टर थी। छोटी बहन भी अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट कर डॉक्टर बनने वाली थी। सारी फैमिली बहुत हाईली एजुकेटेड थी, लेकिन केडल पढ़ाई में बहुत कमजोर था जिससे पूरी फैमिली उसे डांटती और अपनी छोटी बहन कैरोलिन से उसे कंपेयर करती थी। ना तो केडल पढ़ाई में अच्छा था और ना ही किसी से बात किया करता था, यहाँ तक कि उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो बार बार फेल हो जाता जिसलिए उसके फादर केडल को इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, लेकिन केडल वहाँ भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और घर वापस लौट आता है। अब पूरी फैमिली को केडल के फ्यूचर की बहुत फिक्र होती। केडल ना तो घर में किसी से बात करता और बस अकेला अपने रूम को लॉक करके कंप्यूटर पर अग्रेसिव गेम खेलता। पूरे परिवार ने केडल से सभी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन अचानक केडल अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है और मैं एक गेम डेवलपर बनना चाहता हूँ, जिसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करनी है। केडल की ये बात सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और खुशी खुशी केडल को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भेज देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने के कुछ साल बाद केडल अपनी माँ को कॉल कर बताता है कि उसे वहाँ बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और ये भी बताता है कि इस जॉब को वो घर से कंटिन्यू कर सकता है, जिससे सारा परिवार बहुत खुश होता है क्योंकि जिस बच्चे का करियर, उसकी लाइफ उन्हें अंधेरे में दिख रही थी
आज वही बच्चा ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, लेकिन उसके परिवार को ये नहीं पता था ये सिर्फ एक झूठ है। 5 अप्रैल 2017 को केडल अपने घर वापस लौट आता है। सारा परिवार बहुत खुश था। काफी टाइम बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसके कुछ टाइम बाद केडल अपनी माँ के पास जाकर उन्हें अपने साथ रूम में चलने को कहता और बताता कि उसने एक गेम डेवलप किया है जिसे वो सबसे पहले अपनी माँ को दिखाना चाहता है। बेटे की ये बात सुनकर माँ बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ उसके रूम में जाकर अपने बेटे का गेम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। लेकिन अब जो होने वाला था वो शायद दुनिया की कोई भी माँ नहीं सोच सकती। केडल अपनी माँ को कंप्यूटर के सामने चेयर पर बिठाकर कंप्यूटर ऑन कर देता है। माँ बहुत ध्यान से कंप्यूटर देख रही थी कि उनका वो बच्चा जिसकी फिक्र उन्हें दिन रात लगी रहती थी फाइनली वो सक्सेस हो गया। बेटे की खुशी में खुश होकर आंखों में नमी लिए माँ कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही होती है। तभी केडल अचानक से उनके सर पर धारदार कुल्हाड़ी से वार करता है। वो कुर्सी से नीचे गिर जाती हैं और तड़पते हुए अपने बच्चे को देख रही होती हैं। लेकिन केडल बिना रुके अपनी माँ के सर पर वार करता रहता है जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। उस माँ ने कभी नहीं सोचा था जिस बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए माँ ने दिन रात प्रार्थना करी वही उनको इतनी बेरहमी से मार देगा। माँ को मारने के बाद केडल पूरे रूम को अच्छे से साफ करता और माँ को खींचता हुआ बाथरूम में ले जाकर एक चादर से ढक देता और हाथ पैर साफ कर नीचे जाकर अपनी बहन और पापा के साथ टाइम स्पेंड करता। जब उससे माँ के बारे में पूछते तो वो बताता कि माँ उसका गेम देख रही है जो उसने डेवलप किया है और कुछ टाइम बाद अपने पापा से भी गेम दिखाने के लिए ऊपर चलने को कहता। उसके पापा भी चलने को राजी हो जाते, लेकिन वही बेटा उन्हें जान से मारने वाला है वो इस चीज से अनजान थे। रूम में ले जाकर केडल अपने फादर का कत्ल भी वैसे ही करता जैसे उसने अपनी माँ को मारा था और फादर को मारने के बाद केडल उन्हें भी खींचता हुआ बाथरूम में ले जाकर रख देता। लेकिन इस बार वो रूम को साफ नहीं करता और नीचे जाकर अपनी बहन से सेम वैसे ही गेम दिखाने के लिए ऊपर चलने को कहता। केडल पर बहन को कुछ शक होता इसलिए वो केडल के साथ चलने को मना कर देती, लेकिन भाई के बार बार जिद करने के बाद बहन राजी हो जाती। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर जाती उसे चारों तरफ खून की छींटें दीवारों पर नजर आती। वो समझ जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। केडल उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करता, लेकिन केडल उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन घर काफी बड़ा था इसलिए आसपास के सभी पड़ोसियों को कैरोलिन की चिल्लाने की आवाज नहीं आती और अब केडल अपनी बहन की गर्दन को धारदार चाकू से काट देता है। अब घर पर सिर्फ उनकी बूढ़ी रिलेटिव ललिता बची थी जो काफी बूढ़ी थी, लेकिन केडल के सर पर तो खून सवार था और उसे जरा सा भी अफसोस ना था अपनी फैमिली को मारने का। वो उन्हें मारने के बाद पास के रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करता है जिससे किसी को शक न हो। दिमाग से इतना शातिर था कि वो खाना 5 प्लेट ऑर्डर करता है और घर आकर वो अपनी बूढ़ी रिलेटिव के साथ खाना खाकर अपने रूम में जाकर सो जाता है, उसी रूम में जिसकी बराबर में उसने अपनी पूरी फैमिली को मारकर डाला था। घर में अगले दिन काम करने वाली मेड आती है और जब वो घर में ओल्ड लेडी और केडल के अलावा किसी को नहीं देखती तो वो केडल से उनके बारे में पूछती है कि सारा परिवार कहाँ गया। तो केडल उन्हें बताता है कि वो किसी काम से कन्याकुमारी गए हैं और शायद हो सकता है ओल्ड लेडी को भी जाना पड़ जाए, क्योंकि अब केडल अपनी ओल्ड लेडी को भी बेरहमी से मारने का प्लान बना चुका था। और मेड के जाने के बाद केडल बूढ़ी रिलेटिव के पास जाकर धारदार भारी चीज से उन पर भी हमला कर देता है जिससे उनकी भी मौत हो जाती है और उन्हें भी मारकर बाथरूम में ले जाकर डाल देता है। और अब नेक्स्ट दिन जब घर में दोबारा मेड आती हैं तो वो उन्हें हंस हंस के बताता है कि उसकी रिलेटिव भी कन्याकुमारी चली गई हैं, लेकिन अब बॉडीज में बदबू आने लगी थी। इसलिए केडल अपने अपराध को छिपाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल लेकर आता है और उसे अपनी फैमिली पर डालकर पूरे घर में आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस को अब ये तो पता था कि केडल ने कैसे अपने परिवार का कत्ल किया है, लेकिन उनके ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर क्यों अपने परिवार को मार दिया। लेकिन अब जो केडल बताता है उसे सुनना और उस पर भरोसा करना दोनों ही पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन था। केडल जब 14 साल का था तो अकेला अपने रूम में कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था।
उसे वहाँ एस्ट्रल प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। एस्ट्रल प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ किसी को भी मारकर उसकी आत्मा को दूसरे शरीर में डाला जाता है। इसे काला जादू भी कहते हैं। और कैडल भी अपनी पूरी फैमिली को मारकर उनकी आत्मा को रियलिस्टिक पुतले के अंदर डालना चाहता था। वो 14 साल की उम्र से रोज अपने घर वालों को मारने की प्रैक्टिस करता, दिन रात एस्ट्रल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ता। लेकिन पूरा परिवार कैडल के साथ एक छत के नीचे रहते हुए भी कैडल ये सब काम कर रहा है, उन्हें इसकी जरा सी भी भनक तक नहीं थी। कैडल के अकॉर्डिंग उसके सभी परिवार वालों की आत्मा मर्डर करने के बाद उस रियलिस्टिक पुतले के अंदर आ जाती, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता। पुलिस को कैडल की सभी बातें बकवास लग रही थी, इसलिए उन्होंने किसी भी बात पर विश्वास करने से साफ मना कर दिया और बताया कि कैडल एक शातिर क्रिमिनल है। लेकिन जब ये केस कोर्ट पहुंचा तो जज ने कैडल को अनफिट बताकर ट्रायल के लिए मना कर दिया, जिसके चलते उसे मेंटेन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर भेज दिया गया। वहाँ वो 20 दिन 3 साइकेट्रिस्ट के ऑब्जर्वेशन में रहा, लेकिन वहाँ भी कैडल उन सभी को मारने को कहता, जिसके चलते कोर्ट ने हॉस्पिटल से वोजापुरा जेल में कैडल को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन वहाँ भी 24 अप्रैल की रात को उसने अपने साथ वाले कैदी को जान से मारने की कोशिश की। कैदी ने बताया कि कैडल ने उस पर अचानक हमला कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने दोबारा कैडल को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन जब आईपीएस ऑफिसर श्रीलेखा जी ने इस इंसिडेंट के बारे में सुना तो उन्होंने कैडल से मिलने का डिसाइड किया। लेकिन सभी ने आईपीएस श्रीलेखा जी को उससे मिलने से मना किया, क्योंकि वो सब जानते थे कैडल इंसान के रूप में एक हैवान है। लेकिन कैडल के केस को समझने के लिए श्रीलेखा जी का कैडल से मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने प्रेशर डाल परमिशन ले ली। लेकिन सभी को मालूम था कि कैडल कितना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने कैडल और श्रीलेखा जी के बीच में काफी बड़ी टेबल रखी और उन्हें एक इमरजेंसी अलार्म भी दिया और उन्हें बताया कि कोई भी परेशानी होने पर वो अलार्म को बजा दें। अब जैसे ही श्रीलेखा जी कैडल के पास जाकर उसे देखती हैं तो वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं, क्योंकि कैडल खुद में ही दिखने में डरावना था। अब श्रीलेखा जी कैडल से पूछती हैं कि तुमने अपने साथ वाले कैदी को जान से मारने की कोशिश क्यों की? तो वो बताता है कि उसका भगवान यानी शैतान उसे बार बार कह रहा था कि इसे मार दे, इसलिए मैंने उसे मारा, लेकिन वो बच गया। और धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी और उसने बदलती आवाज में श्रीलेखा जी से कहा कि मेरा भगवान यानी शैतान तुम्हारे पीछे खड़ा है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं। यह सुनकर श्रीलेखा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और तुरंत उन्होंने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। अलार्म बजते ही बाहर खड़े गार्ड श्रीलेखा जी को अंदर आकर ले जाते हैं। अब श्रीलेखा जी समझ चुकी थी कि कैडल मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए उन्होंने कैडल के इलाज को कंटिन्यू रखने के लिए कहा और अब कैडल को बाकी कैदियों से दूर सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। और आज 8 साल बाद भी कैडल का पुलिस ट्रायल नहीं हुआ है। इसी के साथ ये केस यहीं पर एंड हो जाता है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और आपके आसपास क्या हो रहा है उससे सावधान रहें।